जय माँ सरस्वती भी सभी नाम ले, अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले। और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में हम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या टॉपिक रहेगा? बीच में कौन सा टॉपिक छोड़ा भी हमने? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्षेत्र के आधार पर अर्थव्यवस्था जो है वो क्षेत्र के आधार पर जो कितने भागों में बांटी गई थी भी? 3 भागों में। जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हम पढ़ते हैं भी पहले प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे नंबर पर द्वितीय क्षेत्र में, बातें नहीं भी, और तृतीय क्षेत्र में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भी अर्थव्यवस्था को क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में मैंने तुम्हें बताया भी, प्राथमिक क्षेत्र में किसका जिक्र है? प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का जिक्र है, बातें नहीं भी। और जो द्वितीय क्षेत्र है इसमें किसका जिक्र है? उद्योगों का। और तृतीय क्षेत्र है इसमें किसका जिक्र है? सेवा का। ये सिंपल एग्जाम में पूछा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में किसका जिक्र किया जाता है? प्राकृतिक संसाधनों का। और द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों का, तृतीय क्षेत्र में सेवा का। ये सिंपल एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम भी। इनमें से द्वितीय क्षेत्र में कौन सा है, कौन सा नहीं? तो द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? उद्योग आता है। हमने प्राथमिक क्षेत्र कर लिया था। प्राथमिक क्षेत्र भी मैं रिपीट करा देती हूँ। प्राथमिक क्षेत्र में हम पढ़ते हैं भी कृषि करना, पशु पालना, बातें नहीं भी, ये बातें नहीं, आवाज बड़ी आ रही है भी। जिन बच्चों ने लिख रखा है कोई बात नहीं, ध्यान से सुन लो। पशु पालना, मत्स्य पालना, और क्या था भी? खनन और उत्खनन भी। ये पढ़ा था। इसमें क्या था? कृषि करना, पशु पालना, मत्स्य पालना, खनन और उत्खनन। लगभग सभी जानते हैं भी कृषि करना क्या होता है, सभी जानते हैं ना। पशु सभी जानते हैं, मत्स्य जानते हैं भी, मछली जोड़ों में, गांव में जोड़ों में अब डालते हैं भी मछलियां, जैसे पंचायत देती है पैसे, पंचायत लेती है और गांव में उसी भी जोड़े पे लगा देते हैं भी, उसकी मरम्मत वगैरह करवा देते हैं। और इसको ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे ये सेम वाली जो भूमि है भी, भूमि में सेम आ गई है, तो वहां जो ये प्रबंध कर रहे हैं भी मछली, इससे भी बहुत मुनाफा होता है। मछली जो पालना है इससे भी बहुत लोग मुनाफा कमा रहे हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया, इधर भी हमारे इधर साइड जो है खाबड़ा है, इधर यहाँ सेम वगैरह आ गई है, इधर ये पीली मंदोरी है, इस साइड ज्यादा सेम जो इलाका आया है भी हरियाणा में, तो फतेहाबाद जो जिले में है, पीली मंदोरी, खाबड़ा, यहाँ सेम है। तो यहाँ मत्स्य पालन का भी काम अच्छा कर रहे हैं भी लोग। वहां अपने खेतों में क्या एक तालाब बना रहे हैं भी, उसमें मछलियां हैं, इसके जो बीज वगैरह होते हैं वो डाल के ऐसे मछलियां उत्पादन में, इसमें भी लोग मुनाफा बहुत कमा रहे हैं। उसके बाद जो खनन होता है, जैसे अगर भूमि के ऊपरी सतह से, जैसे पत्थर हो गया, बजरी होगी, अगर वो ऊपरी सतह से निकाला जाता है उसे खनन कहते हैं भी। ये जो खनन कहाँ मिलता है? भूमि, भूमि के ऊपरी स्तर, ऊपरी सतह पर या ऊपरी सतह पर। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है भी खनन कहाँ पाया जाता है? भूमि के ऊपरी सतह पर। उत्खनन की बात करें तो ये भूमि के केंद्र में भी,
भूमि के अंदर में भी उत्खनन, भूमि को खोद के निकाला जाता है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, सोना हो गया, ये क्या करते हैं, उत्खनन में आते हैं। भूमि को खोद कर निकाला गया, वो किस में आता है, उत्खनन में आता है। और खनन क्या है भी, भूमि के ऊपरी सतह पर। क्लियर में, क्लियर है। परंतु क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछा गया है भी सबसे ज्यादा जो रोजगार देता है वो कौन सा क्षेत्र रोजगार देता है भी, प्राथमिक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है। अगर भारत की बात करें, भारत की बात कर रही हूँ भी, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र भी, क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र है। कितने परसेंट देता है, 51% देता है, ये रोजगार देता है तो 51% देता है। अब 51 है वर्तमान में, पहले ये कितना था, 70% के आसपास था। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम जो हमारे देश की पॉपुलेशन थी वो 70% के आसपास कृषि पर निर्भर थी, और अब कितनी है, 51% है, ये भी ध्यान रखना। और ये अगर राष्ट्रीय आय की बात करें, अब आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो राष्ट्रीय आय को लेके रहेगा, तब दोबारा जिक्र करूंगी। जो राष्ट्रीय आय में अगर योगदान पूछे, राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान देने वाला क्षेत्र तो कौन सा है भी, प्राथमिक क्षेत्र है। कौन सा है भी, प्राथमिक क्षेत्र है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं भी, प्राथमिक क्षेत्र। अगर पूछे भी राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्राथमिक क्षेत्र। क्लियर भी, ये योगदान जो देता है वो कितने परसेंट देता है, 17 से 18%। राष्ट्रीय आय में योगदान देता है, कितना देता है, 17 से 18%, और जो रोजगार देता है वो कितना देता है, 51%। क्लियर भी, और यहां से क्वेश्चन बने। उसके बाद हमारा सेकंड, क्लियर भी, सेकंड द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, इसमें क्या पढ़ते हैं हम भी, द्वितीय क्षेत्र में क्या आते हैं भी, उद्योग आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में ये पूछा गया एग्जाम में, द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, उद्योग आते हैं। कई बार एग्जाम में आता है द्वितीय क्षेत्र में कौन सा नहीं आता, तो इसमें अलग ऑप्शन पे वो ऑप्शन के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि प्राथमिक क्षेत्र में हमने कृषि से क्या कच्चा मटेरियल तैयार किया, जैसे कपास बोते हैं कृषि में, उस कपास को कपड़े में बदलना वो कौन करता है, द्वितीय क्षेत्र काम करता है। कपास को कपड़े में बदलने का काम करता है वो कौन सा क्षेत्र करता है, द्वितीय क्षेत्र करता है। तो इसमें भी प्रक्रिया हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो निर्माण में, एक हम विनिर्माण में। आपने नाम सुना होगा, एक निर्माण भी और एक विनिर्माण। निर्माण जो होता है जैसे अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, सड़क बनाना, ये जो कार्य आते हैं वो किस में आते हैं, निर्माण क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं, निर्माण में। और विनिर्माण की बात करें, जैसे कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से चीनी बनाना भी, ये किस में आता है, विनिर्माण में आता है। निर्माण और विनिर्माण क्लियर हो गया रे? प्राथमिक अगर पूछ लिया जाए भी एग्जाम में भी, प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा मटेरियल आता है उसको अगर कपास को कपड़े में बदलना हो तो वो कौन से क्षेत्र में आता है, कौन से क्षेत्र में आता है,
द्वितीय क्षेत्र में आता है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में दिए होते हैं। कपास को कपड़े में बदलना हो तो कौन से क्षेत्र में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। गन्ने को चीनी में बदलना हो तो किस में आएगा? द्वितीय क्षेत्र में आएगा। क्लियर भी? ये जो है, ये मान लो जो राष्ट्रीय आय में बीच का ही रहता है भी दोनों के। जैसे अगर सेवा क्षेत्र का आगे जिक्र करेंगे, ये जो अगर राष्ट्रीय आय की बात करें भी, राष्ट्रीय आय में लिख लो, राष्ट्रीय आय में इनका योगदान, राष्ट्रीय आय में योगदान इसमें राष्ट्रीय आय में इसका योगदान रहता है वो 27 से 28% रहता है। राष्ट्रीय आय में योगदान पूछे तो इसका 27 से 28% रहता है। अगर रोजगार में पूछे भी, रोजगार में योगदान, तो ये समथिंग इतना ही देता है भी, 28 से 29% के लगभग ही ये क्या देता है? रोजगार देता है। अपना जितनी आय देता है उतने आसपास के ये रोजगार देता है। द्वितीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो जितनी आय देता है, राष्ट्रीय आय में योगदान देता है, उतना ही ये क्या करता है? रोजगार देता है। और इसको जो सेकंड हम पंचवर्षीय योजना आगे करेंगे, सेकंड पंचवर्षीय योजना पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, वो किसमें किया गया था? उद्योगों पर किया गया था। किसमें किया गया था? उद्योगों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। और जिस गति से उद्योग बढ़े थे, आज भी जो इनमें उद्योगों में ना, वो धीमी गति से बढ़ रहे हैं, इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाए जितने चाइना के उद्योग बढ़े। चाइना ने उद्योग क्षेत्र में, अरे ये पीछे वाले भी, या तो बाहर चले जाओगे, कोई जानवर थोड़ी आ रहा है, आज तो कोई व्यक्ति ही रहा है। नहीं भी पढ़ना है तो क्लास में रह के पढ़े, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में चले जा सकते। द्वितीय क्षेत्र इसमें किसका जिक्र करते हैं? उद्योगों का। किसका जिक्र करते हैं? उद्योगों का। उद्योगों को दो भागों में पढ़ते हैं, जैसे निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया। निर्माण में किन का जिक्र करते हैं? जैसे अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, कोई भी हो, जैसे मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया सड़क बनाना, ये चीजें आती है, वो किस में आती है? निर्माण में आती है। अगर विनिर्माण की बात करें, जैसे कच्चे मटेरियल से, कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, ये किस में आता है? विनिर्माण में आता है। क्लियर है? जैसे गेहूं से बिस्किट बनाना, ये किस में आता है? विनिर्माण में आता है। घर बनाना वो किस में आता है? निर्माण में आता है। घर बनाना किस में आता है? निर्माण में आता है। और जैसे अगर कहे गेहूं से बिस्कुट बनाना, वो किस में आता है? विनिर्माण में आता है। क्लियर हो गया? समझ जाओगे? विनिर्माण और विनिर्माण में अंतर समझ गए? उसके बाद अगर योगदान पूछे, जो राष्ट्रीय आय में योगदान करता है द्वितीय क्षेत्र, वो कितना करता है? 27 से 28% करता है। अगर रोजगार में योगदान पूछे तो कितना करता है? ये 28 के 29% के आसपास करता है। तो ये ध्यान रखना भी, जितना ये राष्ट्रीय आय में योगदान करता है उतना ही ये रोजगार देता है। भी जितनी हमें उद्योगों में प्रगति करनी चाहिए थी, उतनी हमारे उद्योगों में प्रगति नहीं हुई है अभी तक। हम सेकंड पंचवर्षीय योजना जो कब से लेकर 1956 से 1961 का जिक्र करेंगे, सेकंड पंचवर्षीय योजना, तो उसमें सबसे ज्यादा उद्योगों पर फोकस किया गया था, जो लोहा इस्पात संयंत्रों का जिक्र किया। तो जितनी प्रगति नहीं कर पाए, चेंज कर रहे हैं, परंतु अभी तक इतनी जितनी चाइना ने प्रगति की है उतनी हम नहीं कर पाए। हमारा सेवा क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। आगे 3 नंबर, क्योंकि जमाना इसका आ गया, इसका भी सेवा। टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई, ये फील्ड सबसे आगे जा रहा है अभी। ये फील्ड है सबसे आगे जा रहा है सेवा क्षेत्र में। जैसे हम सेवा में पढ़ते हैं अभी बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन, संचार, इनका जिक्र करते हैं। वो किसमें करते हैं? सेवा में करते हैं। इनका करते हैं बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, ये संचार में। जैसे अगर परिवहन का जिक्र आ गया, उसमें जलयान,
वायुयान, ये सारे आ जाते हैं। अगर पूछ ले जैसे अगर जलयान है भी, किसमें है, सेवा दे रहे हैं, जैसे चिकित्सा, अगर डॉक्टर की सेवा पूछे भी, हमारे डॉक्टर क्या जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, वो सेवा में इंक्लूड होता है। जैसे शिक्षा, हमारे टीचर बाहर भी लगे हैं, वो किस में इंक्लूड होता है, सेवा क्षेत्र में होता है। क्लियर है? सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला राष्ट्रीय है, लिखो भी, राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला क्षेत्र में कौन सा है, तृतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र है। तृतीय क्षेत्र ना देके सेवा क्षेत्र भी दे देता है। तृतीय क्षेत्र ना देके कई बार मैंने कहा भी हर क्वेश्चन ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया ऑप्शन बताएंगे। तो सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय आय में योगदान देता है कौन सा क्षेत्र देता है, तृतीय क्षेत्र देता है। कम कौन सा देता है, प्राथमिक क्षेत्र देता है। कम कौन सा क्षेत्र देता है, कृषि क्षेत्र कम देता है। अगर भाई प्राथमिक ना दिया हो, कृषि दिया हो, तो कृषि क्षेत्र सबसे कम योगदान देता है राष्ट्रीय आय में। और हमारी सरकार सबसे ज्यादा जो पैसे लगा रही है ना, वो कृषि क्षेत्र पे सबसे ज्यादा लगा रही है। सबसे ज्यादा किसानों को सब्सिडी दे रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, जैसे अगर पानी की बात करें भी, जो ये ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं तो उनका बिजली का बिल भी बहुत कम देते हैं। तो सबसे ज्यादा जो पैसे हमारी सरकार दे रही है ना, वो सबसे ज्यादा किसानों को दे रही है। परंतु वो प्रॉपर पहुंचे ना पहुंचे वो अलग मैटर है, वो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया। जो पैसे देती है सरकार, वो प्रॉपर पहुंचे या ना पहुंचे। जैसे सब्सिडी का जिक्र करें ना, किसानों को सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है, और इसका फायदा किसको हो रहा है, बड़े किसानों को। मैंने तुम्हें बात की कि जो सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रही है, किसको फायदा हो रहा है, बड़े किसानों को। अगर जैसे अगर सैलरी की बात करें तो सबसे ज्यादा सैलरी किनको मिलती है, ए और बी ग्रुप वालों को। सी डी वालों को इतनी सैलरी नहीं मिलती जितनी ए बी ग्रुप वालों को मिलती है। और जो अगर बात करें ओल्ड पेंशन की, जैसे अब स्कीम चली थी ओल्ड पेंशन वाली, तो सबसे ज्यादा जो ध्यान भटका रहे हैं ना, ये बात समझने वाली है, तुम खुद रियलाइज करना इस बात को। इकोनॉमिक्स क्या है, प्रैक्टिकल के चीजों को दिखाता है। जैसे मैंने ओल्ड पेंशन की बात करी, तो इसमें सी डी ग्रुप वालों को, जो ए बी वाले ग्रुप वाले, वो भड़काते हैं, कहते हैं हमारी तो कोई बात नहीं, हमें तो 1-1.5 लाख मिलता है, जब रिटायरमेंट होंगे तो अगर कम मिलेगी, तो अगर 40,000 मिलती है तो हमारा काम चल जाएगा। आपको 40, ये 20 और 40 के बीच में मिलता है सीडी वालों को भी, किसी की हो सकती है 42 हो, किसी की हो सकती है। तो इनको आपको अगर जो ये पहुंचते पहुंचते रिटायरमेंट तक आपकी 60-70 हो जाएगी, जब आप पेंशन पे आ जाओगे तब आपको कितना मिलेगा अगर ओल्ड पेंशन नहीं दी। उनको भड़काया जा रहा है ताकि अगर वो लड़े आपके लिए, दंगा करें, भीड़ करें, इकट्ठे हो, वो हो भी हमारी सैलरी वैसे ही कम है, अगर बाद में हम रिटायरमेंट होंगे तो हमें वैसे और कम मिलेगा। तो दंगे वो करें। अगर फायदा ओल्ड पेंशन सरकार लेके आती है, फायदा किनको होता है, सभी को। क्या ए बी जो ए और बी ग्रुप वाले वो ये कह देंगे मुझे नहीं चाहिए ओल्ड पेंशन, कह देंगे? वो तो सबसे आगे आके कागज तैयार कराएंगे जितना सी डी वाला नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उनके अधिकारियों के साथ जान पहचान है। यही है। तो जो ये है भी, जो ये जो मैंने तुम्हें जो बात बताई, पहले हमारी जो बात किस पे चल रही थी, सब्सिडी को लेके चल रही थी। सब्सिडी को लेके बात चली थी भी, जो अब ये दंगे हो रहे हैं, जो किसान इकट्ठे हो रहे हैं सब्सिडी को लेके, एमएसपी को लेके, ये क्या कर रहे हैं, छोटे किसान इकट्ठे हो रहे हैं। और किसने भड़काया, बड़े किसानों। मुनाफा किसको ज्यादा, बड़े किसानों। तो जो जहां बैठे रहते हैं ना रात रात भर, जो 6 महीने तक बैठे रहे, वहां जाके देख लेना, छोटा किसान सबसे ज्यादा बैठा रहता है। भी तेरा नुकसान है, हमारा क्या, हमारे पास तो वैसे ही जमीन है। अगर तुम्हारे पास जमीन है तो तुम ठेका क्यों नहीं छोड़ते, वो कम क्यों नहीं करते? तो ये जो छोटे किसान है, मर किन के आगे, छोटे किसानों के आगे। और सीडी ग्रुप, जो ग्रुप की अगर बात करें तो सीडी ग्रुप वालों की मर आगे, वो उनको भड़काते हैं। तो ये ध्यान रखना, एमएसपी जो है, एमएसपी और सब्सिडी सबसे खतरनाक है, ये हमें अपाइज बनाती है। और जिनको ज्यादा जरूरत होनी चाहिए, मैं ये कहती हूँ जिनको जरूरत है उनके खाते में डाल दो, उनको सीधा पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हमारे जो ये बीच में जो घोटाला जो लोग हैं, ये नहीं पहुंचने देते। सब्सिडी जो यूरिया खाद का कट्टा आता है, सरकार 300 का देती है क्या?
200 का देती है, 200-250 का देती है। उस पर सब्सिडी भरती है सरकार बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। और अगर 100 किले हैं आपके पास, सपोज करें कि किसी के पास 100 किले और किसी के पास 1 किला है, 100 किले वाले को अगर 100 कट्टे खरीदने हो तो आइडिया लगाइए 400, सरकार 400 रुपए सब्सिडी देती है, तो 100 कट्टे, मान लो 100 कट्टों के पीछे 400 रुपए कितने हो गए? 40,000 हो गए होंगे। 400 कट्टे हो गए, 100 कट्टे हो गए और 400 सब्सिडी देती है तो कितने हो गए? 40,000 हो गया। उसको 40,000 बच रहे हैं 100 जिनके किले हैं, और जिनके 2 किले हैं तो उसको कितने चाहिए? 2 कट्टे चाहिए, 2 कट्टे चाहिए, और 400 रुपए दे रही है, कितने बच गए उसके पास? 800 रुपए, 800 रुपए बचे हैं। तो सबसे ज्यादा मुनाफा किसको हो गया? किसको फायदा हुआ सबसे ज्यादा? 100 किले वालों को। वैसे वो तो फायदे में है, 100 किले हैं उसके, जमीन है उसके पास, और ये तो पहले ही मरा पड़ा, अभी 2 किले जमीन है और उसको 800 रुपये का फायदा हो रहा है। जिस दिन ये बात समझने लगे ना, उस दिन तुम अपने आप कह दो कि भी सब्सिडी खत्म कर दो, एमएसपी खत्म कर दो। कुछ भी नहीं है, कुछ एक चीजों पर है, हाँ जरूरत थी उस टाइम जब एमएसपी लाई गई ना 1965 में, तब उस टाइम जरूरत थी 56 के आसपास। क्यों जरूरत थी? क्योंकि बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा। जो जिन लोगों को जरूरत थी गेहूं की, उनके पास गेहूं नहीं पहुंच पाता था। आज इतनी जरूरत नहीं है। कई चीजें होती है, योजनाएं क्यों लाई जाती है भी, जब कमी पूरी होने के बाद योजनाओं को खत्म भी किया जाता है। और यहाँ क्या कर रहे हैं, इस योजना को घिसते लेके जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, तुम ये घर वालों को समझाना। मेरे कहने से ये नहीं होता, पर जो बच्चा सही समझ गया ना, वो हाँ ये बहस करते हैं, हम कहीं इकट्ठे होते हैं, अगर एमएसपी की बात चल रही हो तो हम इकट्ठे होते हैं, जानकारी हो तभी हम बहस कर सकते हैं ना अगले के साथ। एमएसपी है क्या वास्तव में, किसको मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, क्या मीनिंग निकलता है, किसको फायदा होता है। और सबसे ज्यादा अगर जो बहस करने वाला होगा ना तुम्हारे सामने, वो या तो अच्छा खासा भी उसके पास पैसा होगा, जमीन होगी, वो कहेगा तुम्हें क्या पता, क्योंकि उनको चाहिए मुनाफा खरी का। आड़तिया क्यों चाहे एमएसपी ना दे सरकार, आड़तिया का भी तो बीच में हाथ होता है। तो ये जो चक्कर है ना अर्थव्यवस्था का, ये पूरा गोलमाल है। मैंने तुम्हें कहा भी आड़तिया सुबह सुबह 4 बजे से 6 बजे तक अपनी दिहाड़ी पूरी कर जाता है सब्जी मंडी में आके, और किसान जो लेके आता है, जैसे ये क्या बोलते हो, छोले बोलते हो क्या, चने, जो हरे चने भी मार्केट में बिक रहे हैं, हरे चने लेके आ रहे हैं, उसमें बोली लगती है। लास्ट में क्या करते हैं, जो व्यक्ति होता है मान लो हार जाता है, वो ये कहता है ले 5 रुपए किलो ले ले, 6 रुपए किलो ले ले। स्टार्टिंग की उसकी बोली होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और ये बीच में लास्ट में जाता जाता किसान, कई तो ऐसे होते हैं भी बिल्कुल थक जाते हैं ना, वो वैसे ही डाल जाते हैं भी 2 रुपए दे दे चलिए, इससे पीछा छूटे। क्योंकि हम क्या, एक तो हमारे में सहन शक्ति नहीं है, बढ़िया जितना सह सकता ना उतना हम नहीं सह सकते। ये सहन शक्ति भी बनानी पड़ेगी अगर हमें आय चाहिए, पैसे चाहिए। जब ये किसान में सहन शक्ति आ गई, उस दिन किसान की आय बढ़नी शुरू हो जाएगी, उससे पहले नहीं होगी। सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय आय में योगदान देता है कौन सा क्षेत्र देता है, और सबसे कम देता है वो कौन सा देता है, प्राथमिक क्षेत्र। सबसे ज्यादा जो रोजगार देता है वो कौन सा क्षेत्र देता है, सबसे कम योगदान जो रोजगार देता है वो कौन सा है, सेवा, तृतीय क्षेत्र। लिखो भी, रोजगार में सबसे कम योगदान, और ये लिख लो भी जो राष्ट्रीय आय में ये जो योगदान देता है वो 53 से 54% के बीच, जो राष्ट्रीय आय में योगदान देता है वो 53 से 54% के बीच में देता है। और रोजगार में ये जैसे 51 हमने प्राथमिक क्षेत्र में पढ़ा भी रोजगार देता है, उसके बाद 29 किसमें पढ़ा, द्वितीय क्षेत्र में पढ़ा। कितने हो गए भी, 51 और 29, 80 हो गए। ये 19-20% के आसपास रोजगार देता है। अगर राष्ट्रीय आय की बात करें तो जो 17 से 18% पढ़ी हमने प्राथमिक क्षेत्र में पढ़ी, उसके बाद 27 से 28, अगर 18 करें और 28 करें, कितने हो गए 18 और 28 में
18 और 28 कितने हो गए? 40 हो गए। कितने बच गए भी? 54 बच गए। ये 54% के आसपास। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है भी प्राथमिक क्षेत्र में जो राष्ट्रीय आय में योगदान दे रहा है वो 18% दे रहा है, और द्वितीय क्षेत्र में योगदान दे रहा है वो 28% दे रहा है, तृतीय क्षेत्र में कितना योगदान देगा? क्वेश्चन बनाने वाला ऐसा भी क्वेश्चन बना सकता है। तो ये ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय दोनों की प्लस कर दो और 100 में से माइनस कर दो, वो निकल के आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? तृतीय क्षेत्र की आ जाएगी। क्लियर? तो सबसे ज्यादा योगदान देने वाला राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तृतीय क्षेत्र। और सबसे कम योगदान देने वाला, रोजगार सबसे ज्यादा देने वाला क्षेत्र और कम देने वाला। क्लियर? और आजकल इसी का बढ़ा अभी डिजिटलीकरण जो आ गया हमारा, सबसे ज्यादा जो है इसमें है। और कंप्यूटर की जो जानकारी है भी जितनी मान लो लेस को जितनी कोई भी फील्ड में हम जा रहे हैं तो पूछते हैं ना कि कंप्यूटर डिप्लोमा है या नहीं। तो ये सारा सेवा क्षेत्र का भी सारा लेन देन यही होता है। आजकल अगर बस की बुकिंग करें तो भी घर बैठे ही हो जाती है ना। कोई भी चीज हो, कोई भी फील्ड हो, पैसे अगर चाहिए तो जैसे दुकानदार के पास जाए पैसे भी लेके नहीं जाने पड़ते। तो ये जो सब कुछ हुआ है वो तृतीय सेवा क्षेत्र। जो सेवा क्षेत्र है उसमें हम बैंकिंग, शिक्षा और परिवहन संचार इनका जिक्र करते हैं। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि तृतीय क्षेत्र में इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। बिल्कुल इजी पूछता है। इकोनॉमिक्स में कोई बार आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत डीपली नहीं पूछता, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। पूछ लेता भी सेवा जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आता है? तृतीय क्षेत्र में आता है। उद्योग कौन से क्षेत्र में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। कृषि किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप PYQ लगाओगे तब आपको पता चलेगा भी इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारे जो क्षेत्र के आधार पर था। आज हम थोड़ी सी राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे क्योंकि आपकी 10-15 मिनट क्लास और लेनी है। टीचर थोड़ा सा लेट आएगा तो हम जो राष्ट्रीय आय की शुरुआत कर देते हैं। कल हमारा राष्ट्रीय आय से संबंधित पूरा टॉपिक होगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम बिल। जिसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय तो सभी ने सुनी होगी भी। अगर ग्रोथ में वृद्धि देखनी हो तो किसको देखेंगे भी? राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय। सवृद्धि है, अगर देश की सवृद्धि देखनी है तो क्या देखेंगे? उस देश की प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, राष्ट्रीय आय वृद्धि देखेंगे। तब उस देश की क्या हमें पहचान में आ जाएगी? ग्रोथ आ जाएगी। जैसे अगर हमें कहते हैं भी किसी व्यक्ति को, जैसे अगर हम ये साइको में पढ़ते हैं भी, जो बच्चे टीचिंग लाइन का पेपर देते हैं तो साइको पढ़ते हैं, तो साइको में हम देखते हैं भी जो शरीर है उसमें ग्रोथ हो रही है, वो क्या देखते हैं? हाइट बढ़ गई, पतला हो गया, मोटा हो गया, मतलब ये चीजें देखी जाती है। ये किस में आती है? ग्रोथ में आती है। और डेवलपमेंट देखता है, अगर देश का डेवलपमेंट देखें तो उसके एजुकेशन क्या है, शिक्षा उनका क्षेत्र क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, वो हमने HDI जैसे रिपोर्ट में पढ़ा। तो उसमें जो पहचान आती है भी उस देश का विकास कितना हो रहा है। जैसे हम HDI का जिक्र किया ना, क्या है HDI? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी। हमारी रैंक भारत की वर्तमान में क्या रैंक अभी 2022 से? बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है भी। पढ़ाया नहीं भी तुम्हें? ये नहीं पढ़ाया ये? HDI इसकी पहली रिपोर्ट कब आई भी? 1990 में आई। और HDI की रिपोर्ट कौन जारी करता है भी? UNDP करता है भी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी। और किसकी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी। और जो कब पहली रिपोर्ट कब आई भी? 1990 में आई। और वर्तमान में भारत की रैंक क्या है इसमें? 132 है। शायद रैंक शायद मैंने नहीं लिखा, लिख लो। वर्तमान में जो भारत की रैंक क्या है? 132वीं है अभी 2022 से। अभी तक इसकी रिपोर्ट में है ये 2022 से हमारी रैंक क्या है? 132वीं है। और HDI में 3 घटक कौन कौन से पढ़ते हैं अभी? जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता,
प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय ना देके कई बार सीधा ही दिया जाता है राष्ट्रीय आय। तो ये ध्यान रखना, बेस्ट जो माना गया है भी ग्रोथ देखने का बेस्ट जो घटक माना गया ना वो प्रति व्यक्ति आय है। अगर प्रति व्यक्ति आय ऑप्शन में नहीं दिया तो वहां राष्ट्रीय आय मिलेगा। क्लियर है? और यहाँ से क्वेश्चन आता है ये भी। तो वर्तमान में भारत की रैंक क्या है अभी? 132वीं है। किस में है अभी? एसडीआई रिपोर्ट में। PQLI क्या है अभी? LI क्या है अभी? फिजिकल क्वालिटी इंडेक्स में। इसमें कितने घटक हैं? कितने घटक हैं? कौन कौन से? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, बेसिक शिक्षा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है भी बेसिक शिक्षा दे दे एसडीआई का, ये पूछ ले भी एसडीआई का कौन सा घटक नहीं है, कौन सा है। तो एसडीआई के जो घटक है, ध्यान रखना, मैं दोबारा रिपीट करा दी क्योंकि क्वेश्चन में आपको 100% देखने को मिलती है ये चीजें। जीवन प्रत्याशा भी एक व्यक्ति जन्म से लेके उसके देखा जाता है भी कितने साल जिएगा वो। तो हमारे जो भारत की जीवन प्रत्याशा की बात करें तो वो 69 से 70 साल के आसपास जीता है, नॉर्मल एवरेज बताएगी। वैसे जीने को 100 साल भी जी जाते हैं लोग। उसके बाद अगर करें साक्षरता की बात, भी साक्षरता देखी जाती है एसडीआई में। और यहाँ क्या देखी जाती है? बेसिक शिक्षा देखी जाती है। और यहाँ शिशु मृत्यु दर देखी जाती है। और वहां क्या देखी जाती है? प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है। क्लियर है? क्लियर है? और ये जो PQLI है इसको किसने दिया था? मॉरिस ने दिया था। एसडीआई को किसने दिया था? महबूब उल हक ने दिया था भी, जो पाकिस्तान का अर्थशास्त्री था। और जो एसडीआई की पहली रिपोर्ट तैयार की गई उसमें हमारे एक भारतीय अर्थशास्त्री ने योगदान दिया था। तो किसने दिया था? अमर्त्य सेन ने दिया था। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला भी? 1998 में मिला था भी, 1998 में मिला था। ये भी ध्यान रखना। क्लियर है? नोबेल पुरस्कार कितनी फील्ड में दिया जाता है? कितनी फील्ड में दिया जाता है? कौन कौन से? तीनों साइंस हो गई थी, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री। उसके बाद किस में मिलता है? इकोनॉमिक्स में मिलता है, लिटरेचर में मिलता है और पीस में मिलता है भी। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य, शांति, इन 6 क्षेत्रों में क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है। क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन सी तारीख को दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? 10 दिसंबर को दिया जाता है हर साल। और नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी भी? 1896 में हुई थी। 1896 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और 1901 में पहली बार दिया गया था। तब कितने क्षेत्रों में दिया गया था? 5 क्षेत्रों में दिया गया था, जिनमें 5 क्षेत्र क्या थे? तीनों साइंस थी, साहित्य था और शांति थी। क्योंकि इकोनॉमिक्स की जो शुरुआत हुई थी वो 1968 में घोषणा की और पहली बार 1969 में दिया गया था। क्लियर है? चलो अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। इकोनॉमिक्स बोरिंग है अभी? क्या पता पीछे वालों ने तो बिल्कुल ही मुंह लटका रखा है, ऐसे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा। हमारी दैनिक चर्या है भाई। राष्ट्रीय आय तो हम जैसे घर के आय देखते हैं वैसे राष्ट्रीय आय देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है भी, राष्ट्रीय आय की सबसे पहली बार गणना किसने की थी? जो भारत की राष्ट्रीय आय है उसकी जो अनुमान लगाया था राष्ट्रीय आय का, वो सबसे पहली बार किसने लगाया था भाई? लिखो भाई। राष्ट्रीय आय की फर्स्ट गणना किसके द्वारा की गई थी? दादाभाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। राष्ट्रीय आय पहली भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसकी जो अनुमान लगाया, गणना की, वो सबसे पहले किसने की थी? दादाभाई
नौरोजी ने की थी। किसने की थी? नौरोजी ने की थी। और ये कब की? 1868 में की थी। 1868 में की थी। ये दादा भाई नौरोजी ने जब राष्ट्रीय आय की पहली बार गणना की, अनुमान लगाया, तो वो कब लगाया भी? 1868 में लगाया। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सिंपल क्वेश्चन। और उस टाइम कहते हैं भी दादा भाई नौरोजी ने जो कहा था, जो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय वो 20 रुपए थी भी। क्या थी? 20 रुपए थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। फिर जब दादा भाई नौरोजी ने जब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया पहली बार, उस टाइम प्रति व्यक्ति आय क्या थी? 20 रुपए थी भी भारत की। ये सब आप भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं। भारत की जो राष्ट्रीय आय क्या थी? 20 रुपए थी भी प्रति व्यक्ति आय। और वर्तमान में अगर हरियाणा की बात करें तो कितनी? अभी 3.25 लाख के आसपास। तो ग्रोथ तो हुई है या नहीं हुई? क्लियर में? ये सेम आपको वन लीनियर क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं, ये तीनों बात। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। परंतु इसकी पुस्तक बहुत बार पूछी गई है भाई, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक लिखोगे, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक बहुत बार पूछी गई थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया भी। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। क्लियर भी? अगर पूछे भी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया भी, सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय का और बेरोजगारी का और गरीबी का, इन तीन ये शब्द सबसे पहली बार दिए, वो किसने दिए थे? दादा भाई नौरोजी ने दिए। कौन कौन से शब्द? राष्ट्रीय आय लिख दिया, बेरोजगारी भी, रोजगारी नहीं बेरोजगारी, गारी, और इसके साथ भी निर्धनता या गरीबी। ये सबसे पहले जो शब्द यूज किए थे, किसने किए थे? दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। गरीबी का भी, हमारे देश में कितनी गरीबी है, क्योंकि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया तो उन्होंने ये डाटा दिया था कि कितनी गरीबी है, कितनी बेरोजगारी है। तो ये आंकड़े जो दिए थे उस टाइम दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। तो ये भी ध्यान है रखना, भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और उसके बाद जो वैज्ञानिक गणना हुई, वैज्ञानिक तरीके से गणना की गई राष्ट्रीय आय की, वो 1931 में लगाई गई। लिखो, हो गया भी, आगे चले। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। भी वैज्ञानिक गणना किसने की थी? ये गणना की थी 1931 में वी के आर वी राव ने। वी के आर वी राव ने 1931 में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना की थी। वी के आर वी राव, सारे घर का नाम इकट्ठा कर लिया इन्होंने, अपना अपने घर वालों का जोड़ जोड़ के। क्लियर में? ये सीधा सिंपल क्वेश्चन बना है भी, वैज्ञानिक गणना किसके द्वारा की गई थी? वी के आर वी राव द्वारा। कब की गई? 1931 में की गई। अगर पूछ ले भी राष्ट्रीय आय समिति, राष्ट्रीय आय जो कमेटी बनी थी, समिति बनी थी, वो कब बनी? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये 1949 में बनी।
राष्ट्रीय आय समिति जो बनी थी वो कब बनी थी? ये 1949 में बनी थी। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का क्या किया गया था? अभी राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। और क्या किया गया था? हाँ जी, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, वो 1 जनवरी 1949 को कर दिया गया। क्लियर है? आरबीआई हम कभी प्रॉपर पूरा टॉपिक लेंगे, आज इतना ही क्योंकि 49 जिक्र आया है तो बता देती हूँ। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 1949 में किया गया था। क्लियर है? क्लियर? मन नहीं करता भाई पीछे वाले? बिल्कुल ऐसे मन लटका दिए। बस थोड़ी सी 2-1 बातें, वन लीनियर क्वेश्चन है ये, समझने वाला तो कुछ है नहीं। राष्ट्रीय आय समिति कब बनी भी? 1949 में बनी। कब बनी भी? 1949 में। उस टाइम राष्ट्रीय आय जो समिति है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, वो किसको बनाया गया था? पीसी महालनोबिस में। पीसी महालनोबिस में इसका अध्यक्ष उस टाइम किसको बनाया गया था? पीसी महालनोबिस को बनाया गया था। पीसी महालनोबिस है ये जो सांख्यिकी अर्थशास्त्री थे भी, स्टैटिकल जो इकोनॉमिक्स थे, वो कौन थे भी? पीसी महालनोबिस थे। और पीसी महालनोबिस की देखरेख में अगर जैसे योजना आयोग की बात करें तो जो योजना आयोग का पूरा जो अध्यक्ष बनाया गया था वो पीसी महालनोबिस को ही बनाया गया था। और योजना आयोग की जो कमेटी जो पूरा ढांचा तैयार किया योजना आयोग का भी किस तरीके से पंचवर्षीय योजना आएगी वो तैयार करने का काम भी किसने किया था? पीसी महालनोबिस ने किया था। और पीसी महालनोबिस इसका संबंध अगर पूछे कोलकाता से भी, इनका संबंध पूछे कोलकाता से है। इंपोर्टेंट क्यों है वो भी बताऊंगी। अगर ये पीसी महालनोबिस का अगर पूछे तो इनका संबंध कहां से है? कोलकाता से है। और ये जो सेकंड हम पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे ना, सेकंड 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर जो प्लान पढ़ेंगे वो हम उसका ढांचा अगर उद्योगों का जिक्र करेंगे तो वो देन भी किसकी थी? पीसी महालनोबिस की। और पीसी महालनोबिस के जन्मदिन को 29 जून की बात करें, 29 जून को हम कौन सा डे मनाते हैं? कौन सा डे मनाते हैं? वेरी गुड, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी लिखो। नेशनल जो स्टैटिकल डे बनाते हैं वो कौन सी तारीख को बनाते हैं? 29 जून को। और 29 जून किसकी याद में भी? पीसी महालनोबिस की क्या है भी? जयंती है उसकी। ये भी ध्यान रखना, पूछ सकता है भी सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन को हम मनाते हैं? तो पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था भी 29 जून को। और पीसी महालनोबिस का जन्म कहाँ हुआ भी? कोलकाता में हुआ। और जो हमारा पूछे भी स्टैटिकल जो हेडक्वार्टर है ना, ऑफिस है सांख्यिकी जो ऑफिस है वो कहाँ है? कोलकाता में। ये भी लिख लो इसके साथ। ये बहुत बार रिपीट होंगे, जब हम पंचवर्षीय योजना करेंगे तभी इनका जिक्र आएगा, तब ये मैं सारी बातें रिपीट और कराऊंगी, तब तुम्हारी ये पक्की हो जाएगी। जैसे बच्चे कहते हैं ना बार बार चीज को करते हैं तो पक्का हो जाता है, तो पक्की हो जाएगी। एक बार कर लो इसको, जितनी बार तुम लिखोगे उतनी बार पक्की होती जाएगी। तो कोलकाता में किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? संख्या हेडक्वार्टर पड़ता है, ये भी ध्यान रखना। और इसकी स्थापना की थी ना हेडक्वार्टर, वो भी इस पीसी महालनोबिस की देन है। भारत की पहली राजधानी भी, भारत की पहली राजधानी दिल्ली कब शिफ्ट किया गया? 1912 में। घोषणा कब हुई? 11 में। घोषणा किसने की थी भी? जॉर्ज पंचम ने, क्योंकि उस टाइम वो दिल्ली आए थे और जॉर्ज पंचम ने कहा भी हम क्यों ना हम भारत की राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दी जाए। तो 11 में घोषणा की थी और 12 में दिल्ली, कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट पूछे, भारत का सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कहाँ था? कोलकाता में था। कहाँ था? कोलकाता में था।
कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? अरे पढ़ा होगा, पॉलिटी का टेस्ट दे रखा है। 1774 में की गई। कौन से एक्ट के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। क्लियर अभी? उस टाइम उसमें जजों की संख्या कितनी थी? मुख्य जज था वो कौन था? इलीजा इम्पे था। और 3 अन्य थे, वो कौन थे? लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर, लॉर्ड लिमनेस्टर थे। क्लियर में? सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई और 1774 में की गई। कहां की गई थी? कोलकाता की गई थी। और कोलकाता से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट को कब स्थानांतरित कर दिया गया था? अभी 1937 में कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 37 में। और सुप्रीम कोर्ट बनकर तैयार कब हो गया था नई दिल्ली में? सुप्रीम कोर्ट को जब 1937 में दिल्ली लाया गया तब कहां लाया गया? अभी राष्ट्रपति भवन में लाया गया था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बना और फिर वहां स्थानांतरित किया सुप्रीम कोर्ट को। कब किया? प्रॉपर डेट बताइए। इसका मतलब कोई तैयारी नहीं है। कोई तैयारी नहीं है। जो पोलिटी में टेस्ट है वो भाग 4 तक है। पोलिटी में टेस्ट कहां तक है? भाग 4 तक। भाग 4 से पहले जितना करवाया उन सभी का टेस्ट है। अभी भाग 4 का नहीं है। उनसे जितना पहले सारा करवाया, कंपनी रूल्स करवा दिए, क्राउन रूल्स करवा दिए। और जो बच्चे न्यू हैं वो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा देंगे आपको दोबारा, क्योंकि ये बहुत पुराने बच्चे हैं तो उनको करवा दी गई है अभी पोलिटी। तो आपका टेस्ट है वो भाग है 4A तक है। भाग 4A भी है ना उसमें, तो उस तक है। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे में? कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा? हुगली नदी के किनारे। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें 3 प्रेसिडेंसियों को मर्ज किया गया। कौन कौन सी? कोलकाता, मद्रास, बंबई, और तीनों को मर्ज करके कौन सी प्रेसिडेंसी बना दी गई थी? कोलकाता बना दी गई थी। उसका हेड किसको बनाया गया? हाँ जी, वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। क्लियर है भाई? थक गए? थैंक यू भाई।